गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवेंथ क्लास हमारी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी फिनिश हो चुका है। हमें इसके अंतर्गत अपने क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने हैं। आप लोग अपनी किताबों में पेज नंबर 17 पर चले जाइए। पेज नंबर 17 पर अभ्यास प्रश्न आपके दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लेटें क्यों घूमती हैं? ये जो प्लेटें क्यों घूमती हैं, आपके बुक में पेज नंबर 12 पर जाइए, जहाँ पर आपके चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उसकी पहली लाइन से ही आपको अपना आंसर लिखना है। पूरा पैराग्राफ ही आएगा बच्चों, इसमें मैं पढ़ के बता देती हूँ क्या आंसर है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, इन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। ये जो लाइन लिखी है ना, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इसको काट लें। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण होने वाली गति के कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है वो वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। इसी कारण से जो स्थल मंडल पर प्लेटें होती हैं वो लगातार घूमती रहती हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से वो घूमती हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता है। लिख लें बच्चों पेज नंबर 12 क्वेश्चन के आगे, और आपके फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है? पेज नंबर 12 पर ही ये मिलेगा आपको आंसर। सेकंड पैराग्राफ जो दे रखा है आपके पेज नंबर 12 पर, प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल या एंड्रोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। यहाँ तक बेटा इसको आपको आंसर को सेकंड वाले को लिखना है। पेज नंबर 12 लिख लें क्वेश्चन के आगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अपर्दन क्या है? अपर्दन और निक्षेपण, ये आपके पेज नंबर 15 पर निकालें। मुख्य स्थलाकृतियाँ आपको मिल गई, यहीं से अपने को आंसर स्टार्ट करना है। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रम जो हैं, पृष्ठभूमि या दृश्य भूमि जो है हमारी, जिस पर हम रहते हैं, उसको लगातार विघटित करती रहती हैं। पृथ्वी पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, और भूदृश्य पर पृथ्वी की सतह पर जल, पवन और हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल और अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं और इसके फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। वो जो अपसाद होते हैं उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर देते हैं, इसे निक्षेपण या निक्षेपित कहा जाता है। यहाँ तक बेटा इसका आंसर लिख लेना। इसमें आपके अपक्षय की परिभाषा, अपर्दन की परिभाषा और निक्षेपण की परिभाषा तीनों ही आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? ये भी आपके पेज नंबर 15 पर मिल जाएगा बच्चों। पेज नंबर 15 के ऊपर आप लोग अपना पढ़ निकाल लिया सभी ने। पेज नंबर 15, यहाँ पर ये जो विसर्प का चित्र बना हुआ है ना, बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियाँ, विसर्प, तटबंध, नदी का जो चित्र बना हुआ है, इसके सामने दिया हुआ पैराग्राफ ही मैं पढ़ रही हूँ आपके। यहाँ से ही आंसर आपको लिखना है इसका। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़दार भागों को विसर्प कहते हैं। जब इसके बाद विसर्पों के किनारों पर अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपके 4 लाइनें छोड़ देना, और उसके बाद लिखना, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगती है। जब बाढ़ आ जाती है ना, या बारिश का मौसम होता है और नदियों में पानी बहुत अधिक आ जाता है, तो नदियाँ क्या होती है, अपने तटों से भी बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इनसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। यहाँ तक बेटा इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बालू टिब्बा क्या है?
बालू टिब्बा, बालू टिब्बा मतलब एक स्थान से रेत का टीला पवन की सहायता से दूसरे स्थान पर बन जाए तो इसे बालू टिब्बा कहते हैं। मतलब रेत का टीला दूसरे शब्दों में रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसके निर्माण का कार्य कौन करता है? पवन। पर बताऊँ यहाँ पर इसका आंसर कहाँ से लिखना है आपको बुक में, जहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं पेज नंबर 17 पे ऊपर की तरफ देखो पवन के कार्य मिल गए। इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा। ये रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है, यहाँ पर मिल गया आपको। पहले इसी लाइन को लिखना, फिर उसके बाद लिखना 3 लाइनें छोड़कर पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी सी पहाड़ी को बना देती है, इसे ही बालू टिब्बा कहते हैं। यहाँ तक बेटा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री पुलिन किसे कहते हैं? जो समुद्र के किनारों पर अवसाद एकत्र हो जाता है ना, उसे ही समुद्री पुलिन कहा जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये आपके यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा। ये आपके ये जो समुद्री तरंग पेज नंबर 16 निकाल लिया सभी ने। पेज नंबर 16 पर समुद्री तरंग के कार्य मिल गए। यहाँ से स्टार्ट करना आप। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों को बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। समुद्री तरंगों के फिर लास्ट लाइन पे चले जाना बेटा। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। यहाँ तक आपको फिर इसका आंसर लिखना है। 3 लाइनें समझ में आ गई होंगी आपको कौन कौन सी लिखनी है। नेक्स्ट है आपके चाप झील क्या है? पेज नंबर आपके ये दे रखा है चाप झील के अंतर्गत। नदी वाले पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15 के ऊपर देखो बच्चों, यहाँ पर पहले तो वही लाइन लिखनी है आपको। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। यहीं से स्टार्ट करना है। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप जो होते हैं नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील का नाम दिया जाता है। आगे समझें, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। चाप झील क्या है? वे नदी के विसर्पों से कटे हुए वे भाग जो झील का निर्माण करते हैं चाप झील कहलाते हैं। मैदानी भागों में इनका निर्माण होता है या नदी घाटियों में इनका निर्माण किया जाता है। अब आपके सही और गलत पर निशान लगाना है, चिन्हित करना है आपको। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की निक्षेपण विशेषता नहीं है? शैल, किनारा, समुद्री गुफा। देखो किनारा हमेशा नदी या समुद्र के किनारे को ही कहते हैं और समुद्री गुफा जो होती है वो आपके किस तरंगों के द्वारा या समुद्री तरंगों के द्वारा ही बनती है। शैल जो होती है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। बाढ़कृत मैदान, पुलिन या हिमोड़। हिमोड़ जो होती है वो हिमनदियों के द्वारा बनाया जाता है। पेज नंबर 16 पर लास्ट लाइन देखो बेटा। ये निक्षेप हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो एक तरह से ये जो आपके हिमनद के निक्षेपण की विशेषता है वो क्या है? हिमोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना घटित होती है? आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है या ज्वालामुखी की क्रिया घटना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है छत्रक शैलें पाई जाती है। छत्रक शैलें जो है मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं। चाप झीलें कहाँ यहाँ पाई जाती हैं? हिमनदी में, नदी घाटियों में, रेगिस्तान में। चाप झीलों का निर्माण नदी घाटी या मैदानी इलाकों में होता है। नेक्स्ट पेज पर जाइए बच्चों। नेक्स्ट पेज पर आपके सबसे पहले ऊपर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाना है। ये क्वेश्चन आपके दिया हुआ है बच्चों।
ये क्वेश्चन के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर सबसे पहले नंबर पे क्या नंबर पर लिखा हुआ है हिमनद। हिमनद को हम दूसरे वाले कॉलम के तीसरे से मिलाएंगे जहाँ लिखा हुआ है बर्फ़ की नदी। आ गया समझ में सबको? पहले वाले के साथ थर्ड वाला दूसरे कॉलम का आएगा बर्फ़ की नदी। विसर्प, विसर्प को हमारे द्वारा इस नदियों का एक भाग होता है विसर्प, तो इसे चौथे नंबर से मिला देंगे। तीसरे नंबर गे पर दे रखा है पुलिन। पुलिन जो होते हैं मुख्य रूप से समुद्री तट पर बनने वाले अवसाद होते हैं, तो पुलिन को पहले वाले पॉइंट से समुद्री तट से मिला दिया जाएगा। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा तो रेगिस्तान की विशेषता है जहाँ पर निर्मित होता है, तो इसको लास्ट जो 8th नंबर का पॉइंट है लिखा हुआ रेगिस्तान, उससे मिला दिया जाएगा। फिर दे रखा है जल प्रपात। जल प्रपात तो आपके कठोर संस्तर शैल जो 7वें नंबर पे दे रखी है ना आपके, उससे मिला दिया जाएगा। और भूकंप जो होता है वो पृथ्वी का कंपन होता है, मतलब आपके 5वें नंबर के पॉइंट से, दूसरे कॉलम के 5वें नंबर के पॉइंट से इसको भी मिला दिया जाएगा। पृथ्वी के कंपन, भूकंप पृथ्वी का कंपन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, कारण बताइए। कारण बताइए के अंतर्गत पहला क्वेश्चन ये है, कुछ शैल शत्रक शैल के आकार की होते हैं। कुछ शैल शत्रक के आकार में पाए जाते हैं, उनका क्या कारण है? ये आपके पेज नंबर 17 निकालो बच्चों, जहाँ पर पवन के कार्य दे रखे हैं। पवन के कार्यों के अंतर्गत आपके जो सेकंड पैराग्राफ दे रखा है ना, रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। यहाँ से तो नहीं, इसके बाद वाली लाइन से स्टार्ट करना। रेगिस्तान में छत्रक के आकार की शैलें देख सकते हैं, इन्हें सामान्यतः शत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग को, पवनें जो होती है ना वो शैल जो होती है उसके ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है, इसलिए ऐसी शैलों के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं और ऐसी शैलें छत्रक शैलें कहलाती हैं। बेटा यहाँ तक इसका आंसर आपको लिखना है। फिर है बाढ़युक्त मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। इसका आंसर आप चाहो तो आपके वो जो नदियों के अंदर दे रखा है वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और क्या लिखोगे? बाढ़युक्त मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं क्योंकि बाढ़ के पानी के साथ जो अपर्दित पदार्थ, बाढ़ के पानी के साथ जो अपर्दित पदार्थ साथ आते हैं वे कृषि कार्य के लिए उर्वरक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कारण बताओ इसका। लगातार जो अपर्दन का कार्य होता है ना बच्चों, ये को वैसे आप चाहें तो है ना अपने समुद्री तरंग के अंतर्गत लिख सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो अपने शब्दों में भी आंसर को लिख सकते हैं। समुद्री तरंग के कार्य दे रखे ना, वहाँ से आप इसका, और जो मैं बोल रही हूँ वो अपने शब्दों में हो सकता है। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि समुद्री तरंगों का लगातार अपर्दन क्या करता है? क्योंकि समुद्री तरंगों का लगातार अपर्दन क्या करता है? पहले उस स्टैक को, पहले उसकी जो छत होती है ना समुद्री गुफा की, उसको भी क्या कर देता है? तोड़ देता है, और जो शैल होती है वो एक दीवार के रूप में दिखने लगती है। मतलब समुद्री तरंगों का लगातार अपर्दन ही समुद्री गुफा को स्टैक के रूप में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, फिर इसमें आप चाहो तो स्टैक की डेफिनेशन दे दो। स्टैक क्या है? समुद्र के मध्य, समुद्र में स्थित शैल जिसके ऊपर कोई भी छत नहीं होती है, दीवार जैसी दिखाई देती है, इसे स्टैक कहते हैं। और जो इसका निर्माण कैसे होता है? जब समुद्री गुफा के ऊपर की छत गायब हो जाती है तो वो एक सिंपल दीवार के रूप में दिखाई देती है, इसे स्टैक कहते हैं। और इसका कारण लगातार अपर्दन है, समुद्री तरंगों का लगातार अपर्दन। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। क्यों? क्योंकि
भूकंप क्या है? अपने आप में पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला कंपन है। जो अंतर्जनिक बल है, अंतर्जनिक बल के अंतर्गत भूकंप की क्रिया वह क्रिया है जिसमें पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है। कंपन से मतलब पृथ्वी हिलने लगती है, और जब पृथ्वी लगातार कई झटके एक साथ झेलती है, लगातार हिलती है, तो उस पर स्थित इमारतें तेज़ी से गिरने लगती है। यहाँ बच्चों एक और क्वेश्चन दे रखा है क्रियाकलाप के अंतर्गत, इसको मैं समझा देती हूँ आपको। इस क्रियाकलाप के अंदर आपके ये बताया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, तीनों ही नदी से निर्मित हुई हैं, और इन्हें पहचान कर बताइए कि ये नदी के अपरदन, निक्षेपण या दोनों का ही परिणाम है। सबसे पहले वाला जो चित्र है ना, वो पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है लगा, और ये स्थिति जलप्रपात की कहलाती है। तो पहली वाली स्थलाकृति को आप क्या नाम दोगे? जलप्रपात। दूसरी वाली के अंतर्गत नदी जो है सांप के जैसे बह रही है, ये विसर्प कहलाते हैं बेटा। और जो तीसरी वाली स्थिति है ना, ये बाढ़कृत मैदान है, यहाँ फसलों का उत्पादन किया जाएगा। जब बाढ़ फिर से नदी अपने आकार में आकर बहने लगेगी, तो यहाँ पर अपर्दित मिट्टी जो मैदान बनेगा, उससे बाढ़कृत मैदान का नाम कहा जाएगा, और वहाँ पर कृषि कार्य किया जाएगा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसके प्रकार क्या हैं। देखो, जलप्रपात जो होता है वो अपर्दन के अंतर्गत आता है, विसर्प जो होता है अपर्दन और निक्षेपण दोनों का अंतर्गत आता है, और बाढ़कृत मैदान जो होता है वो निक्षेपण या आपके अवसाद के अंतर्गत आता है। तीसरे वाले को निक्षेपण के अंतर्गत अपन लिखेंगे। यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हो गए। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर पर अपन आगे के वीडियो में या आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।